Hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel of Team V. On this channel, we will provide a series of video of different subjects by our team members. Talking about me, we will discuss about some topics of politics in this series of video. So, पॉलिटी पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मतलब पॉलिटी पढ़ने का हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही होगा कि हमारे भारत को संविधान को हमें समझना होगा. भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कौन सा आर्टिकल क्या क्या बोलता है, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, ये और भारत के संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है. मेनली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप दो रीजन की वजह से देख रहे हो. या तो आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, और या फिर आप नॉलेज पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, क्योंकि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड हैव ए नॉलेज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ हमको पता होना चाहिए. सो इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कहां से हुआ था. मतलब अब देखो, कोई भी चीज स्टार्ट होती है, कोई भी चीज अगर आपके सामने बनी हुई है तो उसके पीछे पहले बहुत मेहनत होती है, बहुत सारी मेहनत होती है. सो इस वजह से हम आज पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका आइडिया कैसे आया, लास्ट में ये कहां तक गया, कैसे कौन कौन लीडर जो इन्वॉल्व हुए, ये सब कैसे हुआ. सो ठीक है, सो वी विल नाउ स्टडी अबाउट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग, सबसे पहले एक अगर कोई चीज बनानी है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडिया. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक आइडिया आया था, कब आया था, 1934 में. अगर हम डेट वाइज जाए कि इस समय हमारा जो इंडिया है ब्रिटिश के आइडिया आया था 1934 में. 1934 में आइडिया क्या है कि इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी. क्योंकि इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के. पहले इंडिया ब्रिटिश इंडिया के हिसाब से ही चलता था. तो ये मेन क्वेश्चन इसमें बनता है कि ये आइडिया दिया किसने. ये आइडिया देने वाले थे मिस्टर एम.एन. रॉय. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उस समय की. इन्होंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि भाई हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. सो ये आंसर विल बी एम.एन. रॉय. एम.एन. रॉय ने ही आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. फिर अगर आगे कंटिन्यू करें तो 1935 में उस समय की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो उसने जो डिमांड की ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए. मतलब हमारे पास ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे, बनाए. ठीक है, तो ये उस समय हमारे पास मतलब एक पॉलिटिकल हो चुका था कि अब हमारे पास जो उस समय की जो मेन लीडिंग पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने भी एक बार बोल दिया कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए. अब मतलब बात एक भारी हो चुकी है. अब नेक्स्ट आता है 1938 में. 1938 में नेहरू जी थे, उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे स्टार्टिंग में आईएनसी के, नेहरू जी. नेहरू जी ने बोला कि नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया कि हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, किसी की बाहर का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, आउटसाइड मतलब किसी फॉरेन कंट्री या फिर मेनली उनका जो ब्रिटिश है उनकी ओर इशारा था कि भाई हमारा कोई बाहर के इंटरवेंशन नहीं चाहिए. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, आप आजाद तो कर दोगे, मतलब आजाद करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनेगा तो उसमें जो लीडर्स होंगे वो कहां से होंगे, इंडिया से होंगे. सो कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं चाहिए होगी. तो ये नेहरू जी ने उस समय डिक्लेयर किया था 1938 में. फिर आता है 1940 में. अब इतने सारी जो पॉलिटिकल पार्टी वगैरह डिमांड कर रही थी तो कुछ उसका रिएक्शन आना चाहिए था. तो रिएक्शन आया ब्रिटेन की तरफ से अगस्त ऑफर में. अगस्त ऑफर में क्या कहा गया कि हम जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इंडिया का, वो एक्सेप्ट कर लिया गया. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एक्सेप्टेड इन द अगस्त ऑफर ऑन द ईयर 1940. सो आगे चलते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन आया. उस समय देखो, उस समय जब ये सब चीजें चल रही थी, उस समय क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था. तो जब क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन बोलता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा. कब, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाएगा. लेकिन इस क्रिप्स मिशन को मना कर दिया था, मतलब रिजेक्ट कर दिया था. किसने, मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम, उनका आइडिया था कि भाई इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन देने से पहले उनको विभाजन होना चाहिए, पाकिस्तान एक इंडिया, और अलग अलग विभाजन हो रहा है. इसकी वजह से क्या हुआ, क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने कैंसिल कर दिया और इतना ये इफेक्टफुल नहीं रहा.
मेनली आगे जाते जाते 1946 में तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। अब ये मेन दिन आ गया जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनी नवंबर में 1946 में। ये इसका कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर, ये कैबिनेट मिशन प्लान जो उन्होंने उस समय की गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट, उन्होंने भेजा था कि इस प्लान के अंडर इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी इन नवंबर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। वो कब बनी थी? नवंबर 19। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी नवंबर 1946 में, इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? मेनली क्या था, पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी इसका प्रेसिडेंट कौन होगा ये सिलेक्ट करने के लिए एक, देखो एक फ्रेंच का एक कस्टम है एक फ्रेंच का कि भाई कोई भी असेंबली का अगर आपके पास प्रेसिडेंट नहीं है तो उसमें से जो भी सबसे एल्डर है, मतलब सबसे जो बुजुर्ग है उसको हम एज ए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। बुजुर्ग को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने का सिर्फ यही रीजन है। तो उस समय देखो सबसे पहले क्या था, बुजुर्ग कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को एज ए टेम्परेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया। इनको सिर्फ इलेक्ट करने का एक ही रीजन था ताकि ये अगले प्रेसिडेंट के लिए, रियल प्रेसिडेंट के लिए क्या करा सके? इलेक्शन करवा सके और सिलेक्शन प्रोसीजर करा सके। तो इसी के बीच हम जब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है, सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो अगर बात करें कि फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन आ जाता तो सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो बुजुर्ग थे उस समय और सबसे उनको इसीलिए इलेक्ट किया गया ताकि वो अगला प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सके। और सेकंड मेन करके सीधा डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इफ देयर यहाँ पर रिटन आता लिखा आता है कि टेम्परेरी, देन वी विल गो टू द ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। इफ डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है तो राजेंद्र प्रसाद। इसमें कंफ्यूजन होती रहती है, ये आप इस बार क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट वाला। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको सबसे पहले एड्रेस किसने किया था? सबसे पहले एड्रेस करने वाला एक नाम आता है उनमें, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो थे वो सबसे पहले पर्सन थे जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया था, एड्रेस करने वाले। ये भी क्वेश्चन में काफी पूछ जाता है। देखो यहां से क्वेश्चन उठते हैं एज ए स्टैटिक क्वेश्चन, जो हम स्टैटिक पार्ट बोलते हैं वो कहीं से यहां से ही उठते हैं। अब पूछेगा सबसे पहला टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन मेनली यहां से उठते हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि असेंबली आल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस समय क्या था, देखो हमको फ्रीडम तो मिल चुकी थी लेकिन हमारे पास कोई गवर्नमेंट नहीं थी क्योंकि उससे पहले कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इसके मेंबर्स के लिए हमारे पास इलेक्शन हुए थे उस समय आईएनसी थी, मुस्लिम लीग थी, वो सब इलेक्शन हुए थे। लेकिन मेन इलेक्शन जो सरकार बनाने के गवर्नमेंट किसकी चलेगी वो इलेक्शन नहीं हुए थे। इसके लिए हमको पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाता फिर इलेक्शन करना था। तो मेन चीज क्या थी, जो भी हमने असेंबली बनाई थी जिसमें हमने इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों को, उन्हीं को हमने लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी। मतलब अब एज ए गवर्नमेंट काम करेंगे उस समय। तो हमने क्या कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमने इलेक्ट कर दी, उसको एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी उस समय हमने बना दिया ताकि हमारे पास अब आगे हम इलेक्शन करा सके उसी हिसाब से, ठीक है। तो अब मेन एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी जो असेंबली मिलती थी, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी, उनके अपने अपने विचार पट कर बोलते थे कि भाई इस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इस पे ये होना चाहिए, अपने अपने रीजंस देते थे सब। तो जब भी असेंबली मिलती थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का जो हेड कौन करता था, उस समय जो चेयरपर्सन कौन होता था, राजेंद्र प्रसाद। जब वो बॉडी एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी, तो कौन करता था, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव मतलब जो रूल वगैरह बनाते हैं, जो एज ए सरकार चलाते हैं, उस समय बना था, उस समय कौन चेयर करता था, चेयरपर्सन कौन था उसमें, चेयरमैन। उस समय का चेयरमैन थे जीवी मालवेंकर। तो ये क्वेश्चन यहां से राइज हो जाता है कि जो जीवी मालवेंकर है, ही वाज द फर्स्ट स्पीकर, क्योंकि ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी काम कर रहा और जीवी मालवेंकर एज ए चेयरमैन काम कर रहे, हु स्पीक्स इन जहां पे भी स्पीकर बैठता वहां पे बैठते थे, उनकी जो भी प्रोसीडिंग्स थे वो चलाते थे। तो हम यहाँ पे आ जाता है एक क्वेश्चन कि भाई फर्स्ट स्पीकर कौन था, तो फर्स्ट स्पीकर कौन था, जीवी मालवेंकर, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट अगर आ जाता है कि भाई इस जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसने काफी और भी काम किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के, बनाने के अलावा काफी सारे काम किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये जो पॉइंट है ये हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया था इन्होंने, रेक्टिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, मतलब कॉमनवेल्थ में जो इंडिया की मेंबरशिप है उसको रेक्टिफाई किया, बोला कि अब इंडिया भी इंडिया मतलब मेनली क्या इसका पॉइंट है, मतलब क्या है कि जो इंडिया ने मेंबरशिप ले ली कॉमनवेल्थ की। अब कॉमनवेल्थ क्या होता है, कॉमनवेल्थ इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो एक ना एक टाइम कभी ना कभी ब्रिटेन के अंडर रह चुकी है, ब्रिटेन जो ब्रिटेन के अंडर रह चुकी है। ओके, सो नेक्स्ट क्या था, और इन्होंने क्या काम किया था, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, हमको आजादी मिली थी 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले हमारे पास एक फ्लैग होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने क्या किया, जुलाई 22 को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर दिया, नेशनल फ्लैग दैट ट्राई कलर फ्लैग हमने अडॉप्ट किया जुलाई 22 1947 में। ये भी कौन करने वाला था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट करना, ये भी डिसाइड किया था जनवरी 24 1950 में। जब ये भी काम किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किया, असेंबली ने किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट काम लगभग यही था कि उन्होंने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की बात चलाई थी, अपॉइंट कर दिया था मतलब एज ए प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को। सो ये सब बात थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तब दो डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। दो डेट कौन सी, 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950। इन दोनों में डेट्स में काफी डिफरेंस है, 2 महीने का डिफरेंस है। अभी 2 महीने का डिफरेंस कैसे आ रहा है, देखो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, वो उसमें क्या करते थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास कर दिया था। कम से कम फर्स्ट 3 मीटिंग के बाद में उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया था। मीटिंग में ये डिस्कस किया जाता था कि और क्या इंप्रूव कर सके, ये जो हमने ये जो आर्टिकल लेके आए ये सही है कि नहीं है, मतलब एक डिस्कशन होता था वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि ये बनाई इसलिए गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया। उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले प्रियम्बल जो इंट्रोडक्शन कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सबसे पहले उसमें प्रियम्बल था, और उसमें जो पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग शेड्यूल्स, अलग अलग आर्टिकल्स में बांटे गए। काफी अच्छी तरह इसको डेवलप किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि मेनली जो डेवलप करने वाले थे मेनली लॉयर्स ही थे, लॉयर्स और काफी अच्छे लीडर्स थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पार्ट्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन के, 22, और आर्टिकल्स कितने थे उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया गया था, तब आर्टिकल्स कितने थे 395, और शेड्यूल्स कितने थे 8। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था तब पार्ट्स कितने थे, आर्टिकल कितने थे, शेड्यूल कितने थे। देखो 26 नवंबर 1949 इंपॉर्टेंट डे है कि कॉन्स्टिट्यूशन पास, दिन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं लॉ डे, और हम इसको लॉ डे के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी वजह से इसको लॉ डे मनाते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था तब कितना टाइम लगा था, टाइम मेनली 2 साल 11 महीने 17 दिन, टू बी प्रिसाइज 2 ईयर 11 मंथ 70 डेज टू बी प्रिसाइज। कहीं कहीं 18 लिखा था, लेकिन एकदम परफेक्ट बोले, प्रिसाइज बोले तो कितना आता है 2 साल 11 महीने और 70 डेज। ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन बन जाता है एज ए स्टैटिक पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स कब हुआ था, कमेंट्स करने में मतलब क्या होता, हमने अब पूरी तरीके से लागू कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे, इसे अब गवर्नमेंट चलेगी जो भी सब होगा। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950। अब इसका रीजन क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर को बन चुका था वो 26 जनवरी तक उसका वेट क्यों गया, क्योंकि ये इसकी एक हिस्टोरिकल स्टोरी है इसके बिहाइंड। देखो 26 जनवरी एक इंपॉर्टेंट डेट है, 26 जनवरी है वो काफी इंपॉर्टेंट डेट है, और 26 जनवरी 1930 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज डे मनाते थे हम, मतलब 26 जनवरी को एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, उसमें हम 26 जनवरी को हमेशा क्या मनाते हैं, पूर्ण स्वराज डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पहले से, मतलब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे हैं, और हर साल 1930 के बाद हर साल मनाते थे। जवाहरलाल नेहरू उस समय एक प्रोमिनेंट लीडर थे जिसमें उनका काफी बड़ा रोल था। ठीक है,
तो ये जो डेट है इसका सिग्निफिकेंट रखने के लिए हमने इसको 2 मंथ डिले किया, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था तो हमने कुछ आर्टिकल्स हमने लागू कर दिए थे, जैसे सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, जैसे इलेक्शंस के रिगार्डिंग, और कुछ छोटे मोटे आर्टिकल्स हमने लागू कर दिए, लेकिन पूरा कंप्लीट जो कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। सो हम जब अगर क्वेश्चन आया कि ये पास कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949, और कमेंट्स कब हुआ था 26 जनवरी 1950 में, मतलब बना कब था और लागू कब हुआ, ये दोनों का डेट का डिफरेंस आ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी जगह पूछ लेते हैं ये। अब आगे है कि अभी हाल प्रेजेंट में व्हेन वी आर हियर, अभी कितने पार्ट्स, आर्टिकल और शेड्यूल्स है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं, मतलब एज पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी ये जो प्रोविजन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, इसी की वजह से क्या हुआ, हमारे पास बहुत सारे जो आर्टिकल्स है बढ़ गए, पार्ट्स बढ़ गए, शेड्यूल्स बढ़ गए हमारे एज पर आवर नीड। तो हमारे जो अभी पहले पार्ट्स थे 22, अभी कितने हो गए 25, और हमारे जो आर्टिकल्स हैं उन पहले स्टार्टिंग में जब बना था 395 थे, और अभी है 470, और आगे बढ़ते जाएंगे एज पर नीड, ओके। और शेड्यूल्स थे उस समय 8, अब हो चुके हैं 12। ये जो शेड्यूल्स, ये और जो पार्ट शेड्यूल्स मेनली क्या है, जो शेड्यूल्स बढ़े हैं ना, ये जो 4 शेड्यूल्स बढ़े हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब हम शेड्यूल का पार्ट आएगा तब ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, मेजर कमिटीज, काफी जब ये बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसके अंदर काफी सारी कमिटीज थी जिनको अपना अलग अलग काम दिया गया था, ओके। तो एक कमेटी, जैसे काफी कमेटी का नाम हम पढ़ लेते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। देखो इसमें तो एक बार देखने की बात है, इसमें ये कौन है, ये इनके चेयरमैन है कि भाई इस समय उनके चेयरमैन के हेड कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, बी आर अम्बेडकर, इसके राजेंद्र प्रसाद, इनके जवाहरलाल नेहरू, इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। तो इसमें मेन इंपोर्टेंट हमारा जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है वो कहां पे आएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि मेन जो इंपोर्टेंट काम इसका यही था, ड्राफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन इंपोर्टेंट काम इसी के अंडर आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें। इसलिए हम कहीं भी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पास में जाते हैं तो हम हमेशा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, हमेशा एक बंदे का नाम तो, एक आदमी का नाम तो जरूर होता है, वो होते हैं बी आर अम्बेडकर। इसलिए बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।